राजनीतिक विज्ञान की क्लास में हमने पूर्व की क्लास में जापान के मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हमने मंत्रिमंडल व्यवस्था के लक्षण, उसकी रचना व मंत्रिमंडल की कार्य करने की विधि के बारे में अध्ययन किया। आज हम जापान के ही मंत्रिमंडल की क्या क्या शक्तियां हैं, वो कार्य और प्रधानमंत्री की शक्तियां कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो जापान का जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्ति और कार्य में पहला पॉइंट आता है वो है प्रशासनिक शक्ति। जापान के वर्तमान संविधान के जो अनुच्छेद 65 है उसके अनुसार कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित है। यह शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। तो शासन के संबंध में जो भी कोई भी निर्णय लेना है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। यह डाइट के द्वारा निर्मित कानून के अनुसार, तो कानून का निर्माण कौन करता है? डाइट। तो डाइट के द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार संपूर्ण प्रशासन का संचालन करती है। इस हेतु सामान्य आदेश निर्देश जारी करती है। वैदेशिक मामले, विदेशी राज्यों से संबंध, संधि, समझौते संबंधी कार्य कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। संधियों पर डाइट का पूर्ण या अंतिम स्वीकृति आवश्यक होती है। जो भी दूसरे जो राज्यों के साथ में है, देशों के साथ में जो संधियां हैं उसके संबंध में डाइट की, मंत्रिमंडल को डाइट की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल प्रशासन तंत्र की मुख्य धुरी होता है। दूसरी शक्ति व कार्य में विधायिका संबंधी शक्तियां हैं। संसदीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ कैबिनेट का डाइट से घनिष्ठ संबंध रहता है। सभी महत्वपूर्ण विधेयकों का आरंभ कैबिनेट ही करता है। उन्हें डाइट में पारित करवाना उसी का उत्तरदायित्व है। डाइट के जो निम्न सदन, जिसे हम प्रतिनिधि सदन कहते हैं, उसको भंग करने और सामान्य निर्वाचन की घोषणा के संबंध में कैबिनेट सम्राट को परामर्श भी देता है। भंग हो जाने पर संकटकालीन अधिवेशन बुलाने का परामर्श भी दे सकती है। अगली शक्तियों में वित्तीय शक्तियां हैं। राष्ट्रीय वित्त पर कैबिनेट का पूर्ण शक्ति प्राप्त है। यह बजट तैयार कर उसे डाइट के सामने प्रस्तुत करवाती है, जो कि बहुमत के बल पर होता है। वित्तीय क्षेत्र में जापान की कैबिनेट की स्थिति भारत या ब्रिटिश कैबिनेट के समान है तथा अमेरिकी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। इसकी चौथी शक्ति या वह कार्य है वह न्यायिक शक्ति है। कैबिनेट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। संविधान का जो अनुच्छेद 73 है उसके अनुसार सामान्य समाधान, विशिष्ट समाधान,
दंड को समाप्त करने, दंड में कमी करने, अधिकारियों को पुनः स्थापित करने इत्यादि के संबंध में जो निर्णय हैं कैबिनेट के ही द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार कैबिनेट की जो शक्तियां हैं वो प्रशासनिक शक्तियां, विधायिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां हैं। इसके पश्चात हम जापान के प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं तो वहाँ के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 66 में प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 6 और 67 में व्यवस्था की गई है, प्रावधान किए गए हैं। यहाँ के अनुच्छेद 6 के अनुसार सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और 67 के अनुसार डाइट के प्रस्ताव द्वारा डाइट के सदस्यों में से प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः डाइट के दोनों सदनों के समर्थन पर होती है। इस संबंध में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो संयुक्त जो समिति है वो निर्णय करती है और इस विवाद के संबंध में यह समिति भी अगर निर्णय नहीं कर पाती तो अंतिम अधिकार प्रतिनिधि सदन को प्राप्त होता है। अब हम इसकी शक्तियों के बारे में देखते हैं तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उनमें प्रथम जो शक्ति आती है सर्वोच्च राजनीतिक शासक के रूप में है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च राजनीतिक शासक होता है। कार्यपालिका शक्ति को मंत्रिमंडल में निहित करने वाले संविधान द्वारा ही उसे मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रधानमंत्री समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। कौन कौन से कानून पारित किए जाएं, किस किस प्रकार की संधि की जाए और किस किस प्रकार के कर लगाए जाएं आदि की घोषणा समय से पूर्व भी कर सकता है। दूसरी शक्ति में आती है मंत्रियों को नियुक्ति प्रदान करने की शक्ति है, जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु संविधान द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है कि अधिकांश मंत्रियों का चयन जो करता है वो डाइट में से ही किया जाए। तृतीय जो शक्ति आती है उसमें आता है मंत्रिमंडल को पोषण एवं पोषणकर्ता के रूप में, जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माता के साथ साथ उसका पोषणकर्ता एवं संहारकर्ता भी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद त्यागने के साथ ही मंत्रिमंडल भी समाप्त हो जाता है। अगली जो शक्तियाँ हैं उसमें मंत्री को पद से हटाना है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को पद से हटा भी सकता है, साथ ही वह अपनी इच्छा अनुसार कैबिनेट में परिवर्तन भी कर सकता है। पांचवी में मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसमें कोई भी सदन, कोई भी अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना सम्राट से भेंट नहीं कर सकता है। यदि उसे सम्राट से भेंट करनी है तो प्रधानमंत्री के पास सबसे पहले जाना पड़ेगा, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यहाँ सम्राट को सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सम्राट को सूचना दे अथवा नहीं
यह प्रधानमंत्री पर ही निर्भर करता है। प्रधानमंत्री की इच्छा हो तो वह सम्राट को सूचना दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगली शक्तियों में आपातकालीन शक्तियां हैं। संविधान के द्वारा जो आपातकालीन शक्तियां हैं मंत्रिमंडल में निहित है, परंतु इनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल ही इनका प्रयोग वास्तविक जो प्रयोग है प्रधानमंत्री ही करता है। इसकी अगली विशेषता में बहुसंख्यक दल का नेता, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो डाइट में से ही चुना जाता है, तो डाइट के बहुसंख्यक दल का यह नेता होता है। यह कैबिनेट का नेतृत्व करता है, साथ ही अपने दल का प्रवक्ता भी होता है। इसकी 8वीं विशेषता में डाइट का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का बल्कि डाइट का भी प्रधान होता है और प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद भी वह डाइट का नेता बना रहता है। डाइट में वह मंत्रिमंडल का मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रमुख विधायी जो प्रस्ताव हैं इसके निर्देश से वह डाइट में स्वीकार करवाना भी इसका ही कार्य है। बजट निर्णय में इसका प्रमुख हाथ होता है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिमंडल की जो शक्तियां थी उनके बारे में चर्चा की। इसके पश्चात अगली क्लास में हम जापान के डाइट, जिसे हम संसद कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे।